Assalamu alaikum bete and welcome back to USA College of Pharmacy. Today our topic of discussion is regarding the different properties of enzyme. So we will start our topic. Bete, we are discussing the different factors, or you can say we are discussing the different parameters which wholly affects the speed of the enzyme, or you can say the reaction speed of the reaction. So we have studied that the catalytic property, which stands for what should be the capacity or what should be the capability of an enzyme to catalyze any biological reaction. So in that we have studied that if there is any small amount of enzyme, it can catalyze large amount of substrates. लाइक मैंने आपको बेटे एक एग्जांपल भी उसमें दी थी कि जिसमें अगर मैं आपको कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंजाइम है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 10 सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर सकता है। तो 10 सबस्ट्रेट की बेटे जो कन्वर्जन है मेरे पास, वो उस एंजाइम की कैपेबिलिटी है, या आप कह सकते हैं कि वो उस एंजाइम की कैपेसिटी है। बिल्कुल इसी तरह बेटे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास एक एंजाइम है, वो 10 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है। तो बेटे जो हमारी एक स्टेटमेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम एक ही था। एक यहाँ पर जो एक क्वांटिटी है वो ये डिटरमिन कर रही है कि हमारे पास जो एंजाइम कंसंट्रेशन है वो कम है, कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट्स, कि बेटे एक एंजाइम है वो 10 सबस्ट्रेट्स को भी कन्वर्ट कर सकता है। तो बेटे वो जो 10 की अमाउंट है वो लार्ज अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट थी एंजाइम की, यानी कि एक एंजाइम था उसने लार्ज अमाउंट सबस्ट्रेट की कन्वर्ट कर ली। कैसे? क्योंकि बेटे आपको पता है एंजाइम्स के ऊपर एक्टिव साइट होती है, सबस्ट्रेट आता है उन एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद बेटे वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं सबसेट अपने प्रोडक्ट्स में, तो बेटे हमारे जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह जब प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे तो बेटे उस जगह पर नए सबस्ट्रेट बाइंड हो जाते हैं आकर, और इसी तरह बेटे ये कन्वर्जन होती रहती है। इसी तरह एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो बेटे ये जो एक कंप्लीट कन्वर्जन होती है एंजाइम्स की। लेकिन बेटे आप जैसे कहते हैं ना, हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है। बिल्कुल जो एंजाइम्स होते हैं इनकी भी एक कैपेबिलिटी होती है, इनकी भी एक लाइफ स्पैन होता है। यानी कि अगर एक ही कैपेसिटी है कि वो 10 एंजाइम्स को कन्वर्ट कर सकता है, तो बेटे वो 10 को कन्वर्ट कर लेगा। 10 को कन्वर्ट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर हमारे पास रिएक्शन स्पीड कम हो जाएगी। तो बेटे ये हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे, उसके अलावा हमने सॉल्युबिलिटी देखी थी जिसमें हमने डिफरेंट सॉल्वेंट्स देखे थे कि किस किस सॉल्वेंट में जो हमारा एंजाइम है वो सॉल्युबलाइज हो सकता है। इसी तरह बेटे एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, वही बात कि जो बेटे एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ती है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है बढ़ने के लिए? बेटे वो एंजाइम की अमाउंट पर नहीं, बल्कि बेटे सबस्ट्रेट की अमाउंट के। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना बेटे एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो बढ़ती है। लेकिन बेटे सर्टेन लिमिट तक, जैसे ही एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह बेटे हमने फैक्टर्स देखे थे, जैसे पीएच और टेम्परेचर है कि बेटे जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच और टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, कि एक बेटे स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही काम करेंगे और स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं। अब बेटे कुछ एंजाइम हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ होते हैं जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। जैसे बेटे जो एंजाइम आपके मैदे में पाए जाते हैं, स्टमक में, वहां पर एसिडिक पीएच है तो वो बेटे वहां एसिडिक पीएच पे ही काम करेंगे। लेकिन अगर वो एंजाइम किसी तरह भी आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहां पर पीएच चेंज हो जाती है, तो वो एंजाइम इंटेस्टाइन में जाकर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह बेटे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, जैसे आपने देखा था कि पेनक्रियास में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटे वो एंजाइम्स जो पेनक्रियास में प्रेजेंट है, तो बेटे उन एंजाइम्स की भी एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी है कि वो बेसिक टेम्परेचर पीएच पे ही काम कर सकते हैं। लेकिन बेटे जैसे अगर इन केस वो स्टमक में आते हैं जहाँ एसिडिक पीएच है, तो वहां पर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो एंजाइम्स होते हैं ये पीएच स्पेसिफिक होते हैं, और एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं। बेटे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, अजान हो रही है, अजान हो जाए मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी बेटे, मैं आपको पीएच के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही काम करते हैं।
जैसे बेटे जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे जो पेनक्रियाज में है, कुछ होंगे जो आपके इंटेस्टाइन में होंगे, कुछ होंगे जो आपके स्टमक में होंगे, कुछ हैं जो आपके स्लाइवा में भी प्रेजेंट है। तो बेटे हर एक एंजाइम की लोकेशन डिफरेंट है। और बेटे जो लोकेशन है उस हिसाब से आपकी बॉडी पीएच भी डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि बेटे हम बॉडी पीएच के अकॉर्डिंगली जो एंजाइम जहाँ पर प्रेजेंट है हम उसकी वो पीएच को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर बेटे वो एंजाइम अपनी लोकेशन छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे यानी कि किसी चेंज पीएच पे चला जाता है, तो वो एंजाइम वहां पर जाकर डीएक्टिवेट ये नहीं होगा कि अगर मेरा एंजाइम पेप्सिन जो कि मेरे मैदे में प्रेजेंट है वो एसिडिक पीएच पे काम कर रहा है, तो अगर वो इंटेस्टाइन में चला जाता है जहां पर बेसिक पीएच है तो वहां पर भी जाकर काम करता रहेगा। तो बेटे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखें आपकी बुक के ऊपर भी उन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं कि एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एज अल्कलाइन पीएच के जो एसिड्स होते हैं बेटे वो हमारे पास उन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। एसिड से मुराद क्या है? एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, एसिडिक लोकेशन की बात हो रही है कि ऐसा मीडियम जहां पर जो पीएच एसिडिक होगी, अगर वहां पर बेटे कोई भी ऐसा एंजाइम हो आ जाता है जिसकी पीएच मोर देन 7 होगी, 7 टू 14 के दरमियान होगी, तो बेटे वो जो एंजाइम होगा अगर वो एसिडिक मीडियम में आ जाएगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह बेसिस की बात है कि जो बेसिक मीडियम होता है वो बेटे उन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देता है जो एसिडिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। तो अकॉर्डिंगली बेटे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं और वो उसी पीएच के ऊपर या उसी मीडियम के ऊपर स्पेसिफिकली काम करते हैं। अगर आप टेम्परेचर देखें जो लास्ट पैरामीटर था हमारे पास, तो बेटे टेम्परेचर में भी हमें ये बात बताई गई है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। आप देखें बेटे एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कैटलिस्ट है। तो बेटे जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो उसी टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग है, उनका अगर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इट इज 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटे ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इसी टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। यानी कि 35 टू 40 के ऊपर ही मैक्सिमम एक्टिविटी देंगे, उसके बाद बेटे ये एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इस टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं कि ये वो आइडियल टेम्परेचर है, ये वो मैक्सिमम यानी कि आप कह सकते हैं ये वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। जैसे बेटे अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो 96 टू 99 फ़ारेनहाइट के ऊपर हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो अगर हम उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर के भी स्केल्स होते हैं हमारे पास, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है और डिग्री सेंटीग्रेड भी है, तो बेटे हर एक का अपना-अपना मेजरमेंट्स होती हैं। तो हम नॉर्मली जो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, तो उसके मुताबिक बेटे मैंने आपको बता दिया जो एंजाइम का टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी होगी डिग्री सेंटीग्रेड में, वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? इसी तरह अगर आप देखें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि 96 टू 99 फ़ारेनहाइट अगर ये वैल्यू है, तो ये बेटे आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वैल्यू है, तो इसके ऊपर एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। अगर टेम्परेचर बेटे इससे कम हो जाए यानी कि 0 हो जाए, 10 टू 20 हो जाए या 50 हो जाए या 60 हो जाए, तो बेटे इनके ऊपर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है या तो खत्म हो जाते हैं या एंजाइम्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बेटे हमारे पास चंद एक प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने क्लियरली ये बात पढ़ी कि जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं। और बेटे जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो टोटली डिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। यानी कि बेटे अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो हमारे पास कम हो जाती है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी को भी हमने देखा कि बेटे सॉल्वेंट्स थे जैसे डाइल्यूट अल्कोहल है या वाटर है उसके अंदर एंजाइम सॉल्युबल होते हैं, जबकि बाकी सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं होते, ठीक है। अब बेटे अगला एंजाइम हमारे पास जो आज फर्स्ट है वो है ब्रोमीलेन। तो बेटे ब्रोमीलेन एंजाइम पे स्क्रीन ले जाएं। अब बेटे जो एंजाइम है ब्रोमीलेन ये आप कह सकते हैं कि ये उन्होंने एक एंजाइम हमारे पास एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्रोमीलेन स्क्रीन ऊपर करें, ब्रोमीलेन के स्टार्ट से स्टार्ट करें। तो बेटे जो ब्रोमीलेन है हमारे पास इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो ये आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो स्केल बने हुए हैं ना टेम्परेचर स्केल, इसकी साइड से ये एंजाइम स्टार्ट हो रहा है, ब्रोमीलेन लिखा हुआ भी है। तो आप अगर बेटे उसकी लाइन देखें तो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है इट इज प्रोटो, इट इज नॉट प्रोटो, ये वर्ड प्रोटियो है, PROTEO है।
ठीक है। प्रोटियोलिटिक, बेटे प्रोटियो का लफ्ज जो है वो प्रोटीन से निकला है, लिटिक का लफ्ज मतलब होता है लाइसिस से, यानी कि ब्रेक डाउन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है, इसलिए इस एंजाइम को हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं। एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम, मिल्क की क्लॉटिंग बेटे कैसे करता है, क्योंकि मिल्क के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन प्रोटीन्स का नाम है कैसीन। ठीक है, मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है। और उसके अलावा बेटे हमारे पास जितने भी प्रोटीन हम जिस फॉर्म में भी ले रहे हैं, चाहे हम मीट की फॉर्म में ले रहे हैं, लेग्यूम्स की फॉर्म में ले रहे हैं, जिस फॉर्म में भी बेटे हम मीट ले रहे हैं, उस मीट की अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहते हो, यानी कि उस प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेटे हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जिसमें एक ब्रोमीलेन है और इससे जो आगे है वो नेक्स्ट हमारे पास पापेन है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है। बेटे मिल्क की क्लॉटिंग कैसे होती है, क्योंकि मिल्क के अंदर भी एक एंजाइम है, सॉरी, मिल्क के अंदर भी एक प्रोटीन है जिसका नाम कैसीन है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंजाइम है ये उस कैसीन प्रोटीन के ऊपर काम करता है और उसकी ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो बेटे क्लॉट हो जाता है, यानी कि अपनी फुटकड़ियों में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटे हमारे पास आगे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमने इस एंजाइम के पढ़ने हैं, यानी कि बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारे पास, उसके अलावा बेटे इसका कलर क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है हमारे पास, और लास्टली हम इसके यूजेस भी देखेंगे। तो बेटे बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर अगर हम आगे जाएं, बेटे बायोलॉजिकल सोर्स को अगर आप देखें तो बेसिकली जो ब्रोमीलेन एंजाइम है ये हम मेनली ऑब्टेन करते हैं पाइन एप्पल, अनानास, सुना है ना आप लोगों ने, जो अनानास फल है, पाइन एप्पल जिसको आप कहते हैं, तो बेसिकली बेटे जो पाइन एप्पल है उसके स्टेम से या बेटे पाइन एप्पल के जूस से हम ये बेसिकली एंजाइम ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम ब्रोमीलेन कहते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल सोर्स देखें, यानी कि बायोलॉजिकल नेम देखें पाइन एप्पल का, तो वो बेटे होता है अनानास कॉमोसस। जैसे आप देखें आपकी स्क्रीन पे भी शेयर्ड है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास कॉमोसस। अनानास कॉमोसस क्या है कि बेटे ये पाइन एप्पल का बायोलॉजिकल नेम है। तो उन्होंने यही बताया है कि पाइन एप्पल का जो स्टेम होता है या बेटे पाइन एप्पल का जो जूस होता है उससे हम ये एंजाइम ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम ब्रोमीलेन कहते हैं। अगर आप इसकी फैमिली देखें तो बेटे ब्रोमीलेसी इसकी फैमिली है हमारे पास। यानी कि आपको पता है ना बेटे, हमने प्लांट्स की फैमिलीज पढ़ी थी कि हर प्लांट के अंदर सिमिलर और डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स होते हैं, जिसकी बेस पर बेटे हम उनकी क्लासेस बना देते हैं, उनकी एक अरेंजमेंट कर देते हैं। तो बेटे उस अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट जो हमारे पास है वो फैमिली है। अब फैमिली के अंदर भी बेटे जो प्लांट्स होंगे या जो उनसे भी एंजाइम्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी उनको हम एक फैमिली में रख लेंगे, और जिनकी डिफरेंट होंगी उनको हम अलग फैमिलीज में कर लेंगे कन्वर्ट। तो ब्रोमीलेसी इसकी फैमिली है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है कि बेटे इसका एंजाइम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देखते हुए इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया गया है, जो कि 2800 मिलीमोल है। ठीक है, 2800 मिलीमोल। अगर आप आगे बेटे इसका कलर देखें तो कलर क्या है, इट इज ऑफ लाइट येलो कलर, कि बिल्कुल बेटे हल्का पीला सा रंग होता है। और बफ कलर, बफ कलर क्या होता है बेटे, जो ब्राउनिश येलो कलर होता है, जिसको आप कह सकते हैं जैसे कैमल कलर जो होता है ब्राउनिश येलो कलर, उसको हम बफ कलर कहते हैं। तो हमारे पास ये जो एंजाइम होता है ना ये मेनली या तो ब्राउनिश येलो कलर में होगा या लाइट येलो कलर में होगा। उसके बाद बेटे उन्होंने हमें सॉल्युबिलिटी बताई हुई है, यानी कि वो कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये एंजाइम सॉल्युबलाइज हो सकता है। तो बेटे दिस एंजाइम इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। अगर बेटे हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, एथानॉल है, मेथानॉल है, प्रोपेनोलॉल है, प्रोपानॉल है, सॉरी, तो बेटे उसके अंदर हमारी जितनी भी अल्कोहल्स हैं इन तमाम के अंदर ये हमारा जो एंजाइम है सॉल्युबलाइज हो सकता है। उसके अलावा बेटे जो वाटर है उसके अंदर भी ये हल हो सकता है। और लास्टली है क्लोरोफॉर्म। बेटे क्लोरोफॉर्म CH3 ये भी एक सॉल्वेंट होता है, और ये मेनली जो सॉल्वेंट होता है ये आप कह सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, जैसे बेटे अगर आप देखें जैसे मूवीज में होता है या ड्रामाज में होता है कि एक सॉल्वेंट को लिया जाता है और किसी भी पेशेंट को उसको स्मेल करवाते हुए उसको अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश कर लिया जाता है, तो बेसिकली क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट होता है। तो उन्होंने हमें यही बात बताई है कि वो जो क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है या अल्कोहल है या वाटर है बेटे, इन तीनों सॉल्वेंट्स के अंदर जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यूजेस हैं, यूजेस में हमारे पास इट इज यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडीमा, कि बेटे अगर किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी ऐसी डिजीज जिसकी वजह से
अडीमा अडीमा बोलते हैं बेटे कि जिस्म के अंदर जैसे पानी की रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है ना, जैसे जिस्म के अंदर अगर पानी जमा होना शुरू हो जाए तो उन मरीजों के जो टखने होते हैं या जोड़ होते हैं या घुटने होते हैं बेटे, वो सोजिश करने शुरू कर देते हैं, यानी कि स्वेल अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं अडीमा। तो उन्होंने हमें ये बात बताई है कि इस एंजाइम को बेसिकली हम स्पोर्टिंग एजेंट के तौर पर, यानी कि बेटे हम कोई ना कोई डाययूरेटिक तो लेंगे ही लेंगे, जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब बेटे उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर या जो भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने के अंदर हम ये एंजाइम को सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेटे इस एंजाइम की कैपेबिलिटी होती है कि ये इन्फ्लेमेशन को, यानी कि सोजिश को, या उसके अलावा बेटे जो अडीमा है, अडीमा भी बेसिकली आप यही कहते हैं होती स्वेलिंग ही है, लेकिन बेटे वो जो स्वेलिंग होती है बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन होती है। तो उस स्वेलिंग को भी कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इट इज वाइडली यूज इन द लेदर फैक्ट्री, कि बेटे जो चमड़े वाली आप कह सकते हैं फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता है कि चमड़ा क्या होता है कि ये स्किन से मेनली बनाया जाता है। अब स्किन, आपको पता है स्किन की कंपोजिशन में ये है कि स्किन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन प्रोटीन्स के ऊपर उन प्रोटीन्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स लगा देते हैं, क्योंकि बेटे अगर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऐड ना किए जाए तो जो हमारी वो एनिमल स्किन होती है, यानी कि वो जो चमड़ा होता है, उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लेदर फैक्ट्री में भी यूज करते हैं। उसके अलावा बेटे जितनी भी बायोसिंथेसिस हो रही होती है, यानी कि जितनी भी प्रोटीन प्रोडक्शन हो रही होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस होते हैं जिनके जरिए प्रोटीन्स बनते हैं आपकी बॉडी में। तो उनके अंदर भी जो हमारा ये एंजाइम है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और लास्टली है बेटे इट इज वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजीली टेंडराइज द मीट, जो कि बेटे गोश्त को मेनली गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि गोश्त को नरम, टेंडराइज का मतलब होता है नरम, क्योंकि बेटे प्रोटियोलिटिक है ना, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करेगा। अब जो भी मीट है, जो भी गोश्त है, उसके अंदर प्रोटीन्स तो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करेगा और उन प्रोटीन्स को क्या कर देता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो गोश्त होता है वो नरम हो जाता है। अगर आप देखें तो जब जैसे बड़ी ईद वगैरह होती है तो बेटी उसके लिए ना मीट टेंडराइजिंग पाउडर्स होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं अनानास या पपीते को लेके ना उसको क्रश करके भी उस मीट के साथ ऐड कर देते हैं, ताकि वो जो मीट है वो प्रोटीन इन नेचर है। और ये बेटे जो एंजाइम्स हैं जो हम इनसे ले रहे हैं पपीते से या अनानास से, ये बेटे प्रोटियोलिटिक हैं, तो ये उसको ब्रेक डाउन करते हुए उसकी नरम कर देते हैं उसको, ताकि वो इजीली उसके पकाने में आसानी हो। ठीक है, जैसे आप देखें उन्होंने एक बॉटल भी दिखाई हुई है जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है नेचुरल पाइन एप्पल एंजाइम ब्रोमिलेन, कि बेटे एक उन्होंने आपको बॉटल दिखाई है कि इस तरह हम क्या करते हैं कि पाइन एप्पल से एंजाइम ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम ब्रोमिलेन है, और फिर बेटे उसको डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो एक शान कंपनी है, उस कंपनी का भी बेटे मीट एंड राइजिंग पाउडर है जिसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो आप जिस भी मीट के ऊपर ऐड करते हैं ना, वो गोश्त बहुत आसानी से गल जाता है, यानी कि नरम हो जाता है, टेंडराइज हो जाता है। तो बेटे ये एंजाइम्स इस तरह से डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन प्रोडक्शन हमने पढ़ी है। उसके अलावा बेटे हमने ये देखा कि लेदर फैक्ट्री में, क्योंकि बेटे जो लेदर होती है ना, ये बेसिकली इसके अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसके ऊपर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को ऐड करते हैं। और बेटे ये बहुत ही यूजफुल और एक बहुत पर्पसफुल एंजाइम है, और ये एक एग्जांपल भी है हमारे पास मेन एंजाइम की जिसको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं।